गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 आज हम करेंगे, जो कि आपके हाफ ईयरली में आ रहा है, ट्राइंगल। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी क्या होती है, किसी भी फिगर की सिमिलैरिटी क्या होती है। देखो 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो ना कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो 10th में एक नया टॉपिक है आपका सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी हर फिगर में हो सकती है, बट हम पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर या सिमिलर फिगर, या क्या डिफरेंस है। बताइए, पढ़ लिया आप लोगों ने। करेंसी में जो एंगल होते हैं वो इक्वल। ठीक है, और क्या होता है मैम कॉन्ग्रुएंसी में ना जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, और सिमिलर फिगर में जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, मतलब क्या है इसका, प्रोपोर्शनल और इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। मैम जो इनके साइड के रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि कोई भी डिफरेंट, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या डिफरेंट शेप के फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं। नो क्या डिफरेंट मेजरमेंट के फिगर सेम हो सकते हैं, मींस शेप सेम है बट मेजरमेंट अलग है, सिमिलर हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, और क्या डिफरेंट शेप एंड सिमिलर शेप, डिफरेंट मेजरमेंट और सिमिलर शेप के फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नो मैम, क्योंकि मेजरमेंट ही सेम नहीं होगी तो साइड्स कैसे इक्वल होंगे। यस, वेरी गुड। मीन्स आप लोगों को डिफरेंस तो पता है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। इमेजिन करिए मैंने एक फिगर बना ली यहाँ पे, ये है स्क्वायर बना लिया मैंने, और दूसरा भी एक स्क्वायर बना लिया। एक स्क्वायर बना लिया है, सेम यहाँ पे भी ऐसी में शेप लेने वाली हूँ। एक मैंने स्क्वायर बना लिया और दूसरा भी मैंने स्क्वायर बना लिया, थोड़ा इससे बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि इस वाले इसका मतलब है ये ABCD है एक स्क्वायर, ये है PQRS। सेम ये ABCD है, ये है PQRS। अब मैं इनके मेजरमेंट लिख देती हूँ, तो मेजरमेंट लिखने की भी नीड नहीं है यहाँ पे। अगर देखो आप लोगों को पता है ना कि जितने भी मतलब स्क्वायर्स जितने भी होंगे उनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। आपको पता है ना कि स्क्वायर्स के सारे साइड इक्वल होते हैं या नहीं। यस मैम। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है भाई कि उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताइए कि क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये दोनों फिगर नो कॉन्ग्रुएंट है आपस में, होंगी क्या। क्या ABCD और PQRS कॉन्ग्रुएंट है, नहीं होंगे। नो मैम। हाँ, नहीं होंगे बेटा, यस नहीं नो। क्यों होंगे, क्योंकि आप साफ देख सकते हो ना कि ये फिगर बड़ा है ये छोटा है ना। मीन्स इसका जो मेजरमेंट होगा वो इससे छोटा ही तो होगा। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड है और ये 5 सेंटीमीटर की, आप कैसे बोल सकते हो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप देख सकते हो ना दोनों ही फिगर को कि एक स्क्वायर बड़ा है दूसरा छोटा है। तो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक फिगर को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होना जरूरी है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक छोटी फिगर है एक बड़ी फिगर है। जैसे हमारे हैंड्स होते हैं ना, हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, हैंड्स हमारे बिल्कुल सेम होते हैं ना। तो वो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है क्योंकि दोनों ही अलग है। लेकिन अगर मैं सेम यही क्राइटेरिया यहाँ रख दूं कि ये 10 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी
ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। अब मैं पूछूं क्या ये दोनों स्क्वायर हमारे सिमिलर होंगे? तो अब ये सिमिलर होंगे। सिमिलैरिटी का जो साइन होता है वो ऐसा होता है सिमिलर का, ये सिमिलर होंगे। क्यों बेटा? सिमिलर होने के लिए साइड का जो रेशियो है ना वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तब साइड का जो रेशियो आएगा ना दोनों साइड का वो सेम आना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में इक्वल आना चाहिए। जैसे एडी और पीएस क्या बराबर है? नो, एडी 10 है, पीएस 5 है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन यही अगर हम देखें कि एडी और अगर मैं इनकी साइड का रेशियो बोलूं, एडी और पीएस की बात करूं, बाकी सभी साइड से रिलेट करते हैं हम यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी या एडी इज नॉट इक्वल टू पीएस। वैसे डीसी भी हमारा एसआर के इक्वल नहीं होगा, मीन्स चारों साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के। यहाँ अगर मैं रेशियो की बात कर रही हूँ, एडी अपॉन एडी का पीएस से, डीसी का किससे लेंगे? क्यूआर से, डीसी का एसआर से, और एबी का पीक्यू से। अब आप इनके रेशियोज देखिए, 10/15 है ना सभी, क्योंकि सारी ही स्क्वायर है तो सबका 10/15 आएगा ना। मीन्स 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आएगा सबका साइड का रेशियो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना कि जो इसके रेशियोज है प्रोपोर्शन में है, सेम आ रहा है। भाई चारों की साइड का रेशियो जो है प्रोपोर्शन में आ रहा है ना, सेम है। वहीं अगर आप कॉन्ग्रुएंट में देखें तो सेम नहीं आ रहा। क्लियर हुआ सभी को? तो इसलिए सिमिलैरिटी में हम एग्जैक्ट साइड को नहीं देखते, हम साइड का रेशियो देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स या ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ये होगा एकदम ट्रू। जितने भी स्क्वायर होंगे चाहे वो किसी भी साइज मतलब किसी भी मेजरमेंट के, वो हमेशा सिमिलर होंगे। समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि उनकी चारों के चारों साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, इवन चारों एंगल्स भी। किसी भी स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना। अगर हम एंगल की भी बात करें तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड का जो रेशियो भी प्रोपोर्शन में होगा ही होगा। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया हमारा ट्राइंगल पे भी लगेगा। लगेगा ना? ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होगा वो भी प्रोपोर्शन में होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि 2 ट्राइंगल अलग अलग हो, सेम ट्राइंगल के अंदर भी ले सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बेटा, आप कितने भी सर्कल्स ले लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, कितने भी सर्कल ले लीजिए, जितने भी सर्कल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे आपस में। होंगे या नहीं होंगे बताओ? क्या सभी सर्कल्स आपस में सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे ना भाई। उनका जो रेडियस है सबका सेंटर से तो जा रहा है ना, जा रहा है ना, उस रेडियस का जो आएगा वो सेम हो सकता है ना। अगर मैं इन दोनों फिगर को यहाँ से देखूं तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, बोल सकते हो ना। ठीक है, यहां से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं कि क्या सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? क्या सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जी यस या नो में बताओ। यस, अगर मैं बोलूं कि क्या सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस या नो? क्या सिमिलर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, आर ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका आंसर आपने यस या नो में बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है यस या नो। यस या नो?
नो, एग्जैक्टली एकदम सही बोला आपने, इसका आंसर नो होगा। हमेशा नहीं होंगे, हो सकता है कि हो भी जाए, है ना, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो, बट हमेशा नहीं, नॉट नेसेसरी, हमेशा नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसी का स्टेटमेंट चेंज कर दूं, आर ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अब क्या आंसर बोलोगे आप इसका, अगर मैंने अपोजिट बोल दिया तो अभी आंसर क्या आएगा? यस, अभी आंसर यस आएगा, समझ रहे हो? अभी आंसर एकदम यस आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि आपको पता है कॉन्ग्रुएंट फिगर के सारे साइड्स इक्वल होती है ना, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स उनका जो रेशियो है वो भी तो उनकी साइड का रेशियो ही प्रोपोर्शन में होगा, एग्जैक्टली होगा। समझ गए सभी बच्चे दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम पता लगाते हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम बेटा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो डिटेल में चैप्टर हम पढ़ेंगे जब ये आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस पर्पज से कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को आता है, मैं क्या मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को चैप्टर आता है, ठीक है। चलिए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगी। 6.1 एक्सरसाइज बेटा, ये जो आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है ये आपके 1 मार्क में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके 1 मार्क में एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आए। तो क्या बोला है पहले क्वेश्चन में? आर ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर? वे सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? क्या लगता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था, सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही, सिमिलर होंगे, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है सारे सर्कल का रेडियस सेम हो, अगर रेडियस सेम होगा तब कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं ना, बट अगर रेडियस डिफरेंट है ना। हाँ, सेम। अगला स्क्वायर्स क्या होंगे? अभी अभी बताया था, ये भी सिमिलर होंगे, होंगे ना, सेकंड वाला भी सिमिलर। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है। थर्ड में क्या पूछा है? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? थर्ड वाले का। और जो भी आप आंसर कर रहे हैं मुझे उसका रीजन भी चाहिए, क्यों आप लोग इक्विलेटरल बोल रहे हैं, आइसोसेलेस क्यों नहीं बोल रहे? आइसोसेलेस की भी तो दो साइड्स इक्वल होती हैं, मुझे रीजन भी चाहिए साथ में। कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ, मतलब मुझे कोई प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। हाँ, एंगल्स तो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही कहा। चलो मैं बताती हूँ। आप इसे ऐसे बोलेंगे कि मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, जिस तरीके का ट्रायंगल है, दूसरा भी इस तरीके का ट्रायंगल है, बस थोड़ा सा क्या है बट, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 6 है, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप देखिए क्या ये हमारे सिमिलर होंगे, इनका रेशियो देख लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, वैसे ही बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर क्या सेम आएंगे? 3/6, 3/6, 2/5। बेटा ये दोनों तो सेम है पर ये वाला तो सेम नहीं है ना, नहीं है ना। अगर हम कोई भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले, उनके तो मेजरमेंट अलग होंगे ना। भाई दो साइड का सेम आ सकता है, एग्जैक्टली दो साइड का सेम ही आएगा, बट जो थर्ड साइड होगी उसका तो सेम नहीं आएगा ना, समझ रहे हो? जो थर्ड आएगी उसका जरूरी नहीं है ना सेम आए, दो का सेम आएगा पर थर्ड का नहीं आएगा, तो ये हमारी सिमिलर होगी नहीं। उसी तरीके से अगर मैं कोई भी दो इक्विलेटर ट्रायंगल ले लूं, भाई किसी भी शेप के, इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है भाई इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं ना। मीन्स ये तीनों इक्वल होंगे, वैसे ये इक्वल होंगे, एंगल भी 60-60 डिग्री के होंगे सारे के सारे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई साइड कोई भी हो वो तो हमेशा ही प्रोपोर्शन में आएंगे, जैसे स्क्वायर में था
कि भाई अगर एक साइड 5 की है, चारों 5 की हो गई, एक साइड 10 की है, चारों 10 की हो गई। यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 3 हो गई, ये 6 है तो बाकी भी 6 हो गई। तो ऑब्वियसली इनका जो साइड का रेशियो है वो तो प्रोपोर्शन में आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए। समझ रहे हो ना, ये इसका रीजन है। समझ गए सभी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है, क्या है, इक्विलेटरल। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड्स होते हैं, ठीक है, सेम साइड है, if their corresponding angles are dash and corresponding sides are dash, सिमिलर कब होंगे? सिमिलैरिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए? साइड्स हमारे प्रोपोर्शन में होने चाहिए और एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। समझ रहे हो ना, एंगल्स इक्वल हो लेकिन साइड प्रोपोर्शन में हो, एंगल्स इक्वल हो बट साइड प्रोपोर्शन में हो। क्लियर है, इक्वल एंड प्रोपोर्शन। चलिए देखो, सेकंड क्वेश्चन का आप आराम से बता सकते हो कोई भी सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल, ये आप देख के बता सकते हो थर्ड वाले में कि भाई सिमिलर है या नहीं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे इनके साइड का जो रेशियो है वो देखना है। देखो यहाँ पे बेटा साइड का रेशियो तो ठीक है बट एंगल्स इक्वल नहीं। अगर इस शेप को देखोगे, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है उसके डायगोनल 90 में बाइसेक्ट करते हैं बट एंगल 90 नहीं होते, एंगल डिफरेंट होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, बट रोम्बस के नहीं होते ना। दैट मीन्स ये देख के ही पता चल रहा है, भले ही साइड का रेशियो सेम आएगा प्रोपोर्शन में चारों की साइड, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर की भी, बट एंगल के हिसाब से ये सिमिलर नहीं है। समझ गए सभी? मैम पर ये तो एक क्राइटेरिया पूरा फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको सिमिलर क्यों नहीं कह सकते? बेटा सिमिलर के लिए अभी हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगन को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब एंगल्स इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शन में हो। अभी तो पढ़ा ना डेफिनेशन कि किसी भी पॉलीगन को हम सिमिलर कब बोलेंगे। समझ रहे हो? क्लियर है बेटा? इस हिसाब से तो फिर मेरे को आइसोसेलेस को भी बोल देना चाहिए सिमिलर है। समझ रहे हैं? दो कंडीशन है, आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं आपको शो कर देती हूँ, कहीं लिखा हुआ था, शो कर देती हूँ ना। मैम यस, जैसे कि जो ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें बस साइड मेंशंस होती हैं, जिसका रेशियो निकाल के हम बोल देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और किसी किसी में सिर्फ एंगल गिवन होता है, तो हमें कैसे चलेगा कि इसके एंगल जब मतलब कि जब इसके साइड प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल के एंगल भी सेम ही होंगे? एक मिनट बेटा, मैं आंसर करती हूँ इसका, जरा मुझे वो देखने दो। ये रहा, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है? ट्राइंगल्स के लिए Yes, कंडीशन ma'am. हम क्या बोलते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ जाए या प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? और आगे क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वल एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, ये हमेशा सेम होगा। और आप यहाँ से ये बोलना चाहते हो, देखो इन दोनों में से अगर मेरी कंडीशन सेम हो रही है, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, मैं अभी सिर्फ पॉलीगन की बात कर रही थी पहले एग्जाम्पल में, जब हमने स्क्वायर और रोम्बस को कंपेयर किया, वो ट्रायंगल नहीं है ना, वो तो पॉलीगन है। पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? एंगल्स भी सेम हो और आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? पर जब हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम ना तीनों जैसे साइड प्रोपोर्शनल है तो हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, तो एंगल Yes. का तो कोई रोल ही नहीं होता, और हम Yes. सीपीसीटी से वो एंगल इक्वल कर देते हैं सीपीएसटी से। एक दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो आपके एंगल्स इक्वल हो, वन ऑफ द एक क्राइटेरिया इक्वल होना चाहिए, या तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या पेयर आपके प्रोपोर्शन में हो, ये दिमाग में रखना। ठीक है, इन दोनों में से एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए,
तभी तो आप रूल लगाते हो ना कि एंगल एंगल से भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, एस से भी सिमिलर हो जाते हैं। यस समझ रहे हो या? ठीक है, तो हम मैम पर ट्रायंगल, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो वो जो साइड थी वो प्रोपोर्शनल थी। बट वो ट्रायंगल नहीं था ना। अब ये क्यों नहीं समझ रहे? आपने जब ये क्वेश्चन देखा था, ये बोला है, जो मैंने अभी आपको शेप बताई वो एक पॉलीगन थी ना, वो ट्रायंगल तो नहीं था ना। अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर साइड सिमिलर होंगे तब, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड बोला है यहाँ पे, और वर्ड तो यूज नहीं किया ना। एंड और में डिफरेंस होता है नहीं, एंड मतलब दोनों चीज, और मतलब कोई भी एक चीज। ठीक है या नहीं, बताइए, समझ रहे हो? बढ़िया आगे या नहीं? मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि जो ट्रेपीजियम होता है वो भी तो एक पॉलीगन होता है, अगर उसकी चारों साइड इक्वल गिवन हो, मतलब कि इक्वल इक्वल हो या फिर रेशियो उनका सेम हो, तो वो वाले जो होंगे वो भी सिमिलर होंगे। दोबारा बोलो। एक ट्रपीजियम ले छोटा है लिया, और कोई बड़ा है, वो दोनों की साइड का सेम रेशियो निकल रहा है और हाँ एंगल जो है उसकी सेम सेम है, तो वो भी सिमिलर होगा। बिल्कुल होगा बेटा, होगा। वो पॉलीगन के अंदर आ गया ना, अगर उसके एंगल सेम है और उनकी साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शन में है तो वो तो सिमिलर होगा ही होगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, बहुत ही सिंपल था। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आते हैं 6.1 और 6.2 थ्योरम। देखो 6.1 थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ ली जाती है। ठीक है, इस थ्योरम को हम बाद में, मतलब जब ये चैप्टर आपको कराया जाएगा इस एग्जाम्स के बाद, तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि इस थ्योरम में बोला क्या गया है। इसने बोला है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल, मैंने अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर दी थर्ड साइड के पैरेलल, थर्ड साइड कोई भी हो सकती है, तीन साइड्स होती, किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब पैरेलल कैसे ड्रॉ होगी भाई, पैरेलल ड्रॉ करने के लिए वो जो पॉइंट है वो बाकी की दो साइड्स में भी तो आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, अलग अलग पॉइंट पे। भाई अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो लाइन पैरेलल बनेगी, बनेगी ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जिस साइड पे वो पॉइंट उसके टच कर रहे हैं, वो उस साइड को, वो लाइन उस साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे कि अगर इस ट्रायंगल में देखो डीई पैरेलल है बीसी के, है ना। ये देखो 6.2 के हर क्वेश्चन में यही थ्योरम लग रही है, से हर क्वेश्चन में, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, मैंने ड्रॉ कर दी, तो अब देखो ये जो डीई है, ये ए बी और ए सी लाइन पे पड़ रहे हैं ना, डी पॉइंट ए बी पे है, ई पॉइंट ए सी पे है। डी इज ऑन लाइन या साइड बोल दो, डी इज ऑन साइड ए बी एंड ई इज ऑन साइड ए सी। तो डी और ई पॉइंट है, तो जो डी और ई पॉइंट है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब आप देख रहे हो ना डी पॉइंट, तो एडी अपॉन डीबी जो होगा उसका रेशियो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी की। अब यही जो हमारी थ्योरम है ये हर जगह अप्लाई हो रही है आपके 6.2 एक्सरसाइज में। समझ गए सभी, ये है थ्योरम। और जब तक आपको आएगी नहीं, जब तक आप क्वेश्चंस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इसी का बिल्कुल अपोजिट है, इनवर्स है 6.2 थ्योरम। वो कहते हैं इसका इनवर्स है 6.2।
वो कहते हैं कि भाई अगर साइड का रेशियो हमारा इक्वल हो जाए ना, तो जो साइड का रेशियो इक्वल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम साइड देखेंगे तो वो आपस में, वो जो लाइन होंगी वो आपस में पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल इसका अपोजिट, कि अगर आपको किसी भी दो साइड का रेशियो दे रखा है प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो दे रखा है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो दो पॉइंट कौन से हैं और उनको कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, तो किस साइड के आपके पैरेलल होंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, उस पे बेस्ड आपको सवाल हमें मतलब समझ में आ जाएंगे। जरा देखना जरा, मैं करवा रही हूँ यहाँ पे देखिएगा, ये 6.2 में आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। 1 मार्क में ये आता ही आता 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यस, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों 1 मार्क का आ सकता है ना, आपको साइड निकालनी है सिंपल। अब यहाँ पे मैं बीपीटी थ्योरम आपको लगा के दिखाती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, ये डायग्राम है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि भाई डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है ना, ये गिवन है आपको। आपको बताना है कि ईसी की वैल्यू क्या आएगी, साइड ईसी। तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे कि बेटा अगर डीई बीसी के पैरेलल है, तो पहले मुझे ना देखो, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ एक ही ट्रायंगल है, लेकिन आगे आपके एक ही ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, तो वहां पे थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई कौन सी साइड पैरेलल है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, मुझे देखना पड़ेगा डीई ये रहा, बीसी ये रहा, फिर हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे और देखेंगे कौन सा ट्रायंगल बन जाए। तो ट्रायंगल तो एक ही है यहाँ पे, तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है भाई, डी और ई पॉइंट इनको काट रहे हैं एबी और बीसी साइड को। दैट मीन्स आप यहाँ से साइड का रेशियो लिख सकते हो कि भाई एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी की। क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे, देखो सभी। नो मैम, यहाँ पे ए ई आएगा ना, आपने ए एफ लिख दिया आई थिंक। नहीं, वो ई ही है। ओके मैम, सॉरी। मतलब कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ में आया कैसे लिखा मैंने, क्योंकि साइड पैरेलल यस थी मैम। इसलिए मैंने डायरेक्ट 6.1 थ्योरम से लिख दिया। अब सबकी वैल्यू आपको गिवन है, एडी है 1.5, बीडी है 3, एई है 1, ईसी आपने निकालना है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ईसी कितना आ जाएगा बेटा, 3/1.5 है ना, डेसिमल हटाएंगे और 10 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। ईसी कितना आ गया, यही आ रहा है ना, 2 सेंटीमीटर। 2 आ रहे हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3/1.5, 10, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 सेंटीमीटर आ रहा है सभी का। यस, तो आ गई आपकी थर्ड साइड यहाँ से। अब एग्जाम में क्या होगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, वैल्यू तो चेंज कर ही सकते हैं ना, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज ही मिलेगी आपको। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, सेकंड पार्ट कर लेंगे सभी, दे दूं? यस मैम, दे दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ये सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला। इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है, एडी की वैल्यू बतानी, साइड एडी कितनी आएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे यही गिवन है कि भाई डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो साइड एडी कितनी आएगी वो आपने बतानी है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, ऑप्शन है आपकी 2.5, 2.3, 2.6, 2.4, ठीक है। कीजिए पोल में एडी की वैल्यू क्या आएगी।
मैम क्या आप चेक करके बताएंगी कि रॉन्ग है या राइट? करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। मैम क्वेश्चन कौन सा है? बेटा ये आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम बना तो है एडी वाला, जिसमें आपको साइड मेंशन है, साइड मेंशन है ना, यस AE मैम। 1.8 ये वाला करना है। तो AD की वैल्यू बतानी क्या है? ठीक है, 11 में से 10 का करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को करके आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। क्या आएगा ये इस टाइप का सवाल। आई हैव डन मैम। ठीक है, 14 में से 12 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। सभी को आंसर करना है बेटा, देखो गलत करने वाला सवाल ये है ही नहीं। वेरी गुड, 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम कर दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? यस, बिल्कुल मैम ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे हम भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। आपको गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, दैट मींस AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC की, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। इस बार AD गिवन नहीं है, बाकी सारी साइड्स हम लिख देंगे यहाँ पे। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया यहाँ पे। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? देखो 18 की टेबल से काट दे, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 7.2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। AD कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, है ना? आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी हमारे क्वेश्चन आते हैं प्रूविंग वाले। ठीक है, 2 को छोड़ो, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। 19 ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रही हूँ, जरा देखना यहाँ पे आपको बीपीटी जो थ्योरम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
बाकी भी करेंगे, पहले मैं 4 करवा रही हूँ, बताओ। ठीक है, ये रहा डायग्राम। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है बेटा कि इस फिगर में डीई और एसी पैरेलल है, दो साइड्स, मतलब दो चीजें आपको गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, डीई पैरेलल है एसी के, और दूसरी तरफ गिवन है डीएफ पैरेलल है एई के। डीएफ पैरेलल है एई के। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई का रेशियो इक्वल है बीई अपॉन ईसी के, अपॉन ईसी। सभी क्वेश्चन समझ गए, है ना? ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। तो हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत वहां से होती है जो गिवन है, क्योंकि गिवन से ही हम सॉल्व कर पाते हैं। तो डीई और एसी के पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ बीपीटी लगानी पड़ेगी। तो मैं देख लूं, अब मुझे ट्रायंगल यहाँ चूज करने पड़ेंगे, कौन से ट्रायंगल आएंगे। डीई पैरेलल है एसी के। बेटा डीई अगर एसी के पैरेलल है, आप बता सकते हो कि कौन से ट्रायंगल के ये कौन से वाले ट्रायंगल में आएंगे ये दोनों लाइंस जो है। मैम एबीसी का। यस मैम, पहचान मैम सकते हो? बीएसी। क्योंकि आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा ना, बनेगा या नहीं? बड़ा Yes. ट्रायंगल बनेगा एबीसी या एसीबी, कुछ भी बोल सकते हो। तो एबीसी ट्रायंगल बनी है यहाँ से। अब यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल में अगर डीई और एसी पैरेलल है, मींस यहाँ पे आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। डी और ई पॉइंट क्या है, इसको दोनों साइड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो बेटा कि बीडी अपॉन डीए का जो रेशियो है वो बीई अपॉन ईसी के इक्वल होगा 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, अगर कोई भी साइड हमारी पैरेलल होती है, डीई और एसी पैरेलल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बीडी और डीए और बीई और ईसी का जो रेशियो वो आएगा ना प्रोपोर्शन में। हाँ, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे पहुंच जाते हैं हम, इसको मैं रब कर देती हूँ। इस बार है डीएफ और एसी, डीएफ और एसी, सॉरी एई है, डीएफ और एई। अभी मुझे बताएंगे कौन सा ट्रायंगल है डीएफ और एई के लिए। एई ट्रायंगल बीए, यस मैम, ट्रायंगल बीएई या ए बी ई भी बोल सकते हो। ये तो ट्रायंगल है, इसी में तो डीएफ और एई आ रहे हैं जो आपस में पैरेलल हैं। तो आप ट्रायंगल ए बी ई बोलोगे, यहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम लगा दे, दैट मीन्स बीडी अपॉन डी का जो रेशियो है वो हो जाएगा बीएफ अपॉन एफ ई के इक्वल। क्या सभी बच्चे समझ गए? यहाँ से मैंने इनको दो इक्वेशन की नेमिंग कर दी। मैम सुनिए, हाँ बोलो, मैम जैसे आवाज नहीं आ रही बेटा। 6.1 मैम, जैसे कि आपने बीडी अपॉन में डीए इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी में लिखा है कि ये ब्रेक मतलब ये 6.1 से आया है, मतलब बीपीटी थ्योरम से। तो मतलब अगर हम एग्जाम में 6.1 लिखेंगे तो ये गलत हो सकता है क्या? हमें पूरी बीपीटी थ्योरम लिखनी होगी। पूरी थ्योरम लिखनी है, कभी भी आप नंबरिंग मत कर देना वहां जाके। अभी मैं लिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं 6.1 डाल दूँ, आप मत कर देना। सभी बच्चे सुन लीजिए, कभी भी आप एग्जाम में थ्योरम लिखते हो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहां जाके नंबरिंग नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आपका चैप्टर हो। आपको यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, वो क्या बोल रही है, उसके मार्क्स हैं यहाँ पे। 6.1 मत डाल के आ जाना, ठीक है? तो आप यहाँ पे पहले और दूसरे से क्या बता सकते हो? अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ ए और बी बराबर है और ए और सी बराबर है, तो बेटा आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि बी और तो सी मैम यानी कि
यस मैम। बोल सकते हैं ना सभी भाई? मैम, अगर ए जैसे और बी कि इक्वल है, हाँ बोलो दिव्या, कुछ बोल रही हो? चलिए सभी बच्चे देखो, मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। मुझे आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? यस मैम क्लियर है। दिव्या बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बोला कि अगर ए और बी बराबर हैं और ए और सी बराबर हैं, तो भाई यहाँ से अब बी और सी भी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें एक जैसी चीज के इक्वल है या नहीं है? समझ रहे हो? अगर ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, यस तो बी मैम। और सी भी बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे इस इक्वेशन में बोल सकते हो, पहली और दूसरी इक्वेशन से भाई बी डी अपॉन डी ए, दोनों जगह बी डी अपॉन डी ए है, पहली इक्वेशन में भी एंड सेकंड में भी। अगर बी डी अपॉन डी ए बी अपॉन ई सी के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बेटा यहाँ से ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं? यस मैम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो ये हो गया हेंस प्रूव, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था। मैम एक बार आप रिपीट कर देंगी? देखो, आपको पहली और दूसरी इक्वेशन को देखना है ध्यान से। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ से, मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे कि भाई बीडी और डीए, बीडी और डीए दोनों तरफ है ना, बीडी और डीए यहाँ भी है, बीडी और डीए यहाँ भी है, दोनों में है। और बीडी और डीए दोनों में किसी ना किसी चीज के इक्वल है, यहाँ बी अपॉन ई सी के, यहाँ बी एफ अपॉन ई सी। भाई यहाँ से आप बोल सकते हो कि दोनों भी इक्वल होंगे, बी एफ अपॉन ई सी और बीई अपॉन ई सी भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही सेम चीज के इक्वल है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो बी और सी भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे लगाया। समझ गए सभी? मैम इसमें बस यही प्रूव करना था कि बीई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। यस, ये देखो ना, यही तो करना था। यस मैम सॉरी। ठीक है, अभी आप कुछ एंगल बता रही थी ना, तो मुझे लगा। नहीं नहीं, एंगल की मैंने बात नहीं करी। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो ना बेटा, इस एक्सरसाइज में बहुत इजी सवाल है, इसी टाइप के सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं आपके। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में देती हूँ। हो गया? अब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ कि आपको बीपीटी थ्योरम समझ में आई है या नहीं आई। अब बोल रहे बेटा 6.3 कट नहीं, बेटा 6.3 एरिया से रिलेटेड है, और एरिया वाला जो टॉपिक है वो हमारा कट हो चुका है। बताइए बाकी बच्चे, इसमें एरिया का जो रेशियो है वो वाला जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारा कट हो गया है, आपको नहीं बताया क्या अभी? जहाँ तक मुझे याद है कि 6.3 कट हो चुका है बेटा, एरिया रिलेटेड वाला। मैम है 6.3। 6.3 है? 6.3 है, बट एरिया वाला Yes, एक्सरसाइज ma'am, में है, तो वही 3 मैं है। बोल रही हूँ। हाँ, 6.3 में जो एरिया वाला है ना, देखो SAS क्राइटेरिया तक ही है, अब SAS के अंदर जितने सवाल आएंगे 6.3 के वो हो जाएंगे, बट 6.3 में मेनली क्वेश्चन एरिया वाले हैं, तो वो तो कैंसिल कट ही है। साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तक ही आपके सिलेबस में है, उसके आगे जितने थ्योरम्स है कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, जितने भी आएंगे आगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है।
सिर्फ मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपको बीपीटी थ्योरम कितनी आई है। ये आपका डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एल एम और सी बी आपस में पैरेलल है। एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, फिलहाल इतना ही मैं बोल रही हूँ। अगर एल एम और सी बी आपस में पैरेलल है तो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे भाई क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। मीन्स मैं आपका चेक कर रही हूँ, बीपीटी थ्योरम आपको लगा के इसमें बतानी है। क्लियर है? मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, थोड़ा वेट करना। अगर एल एम और सी बी पैरेलल है तो कौन सी साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा? ठीक है, ए एल अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन एम डी। ए एल अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल सी अपॉन एन डी। ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पे? कि अगर एल एम और सी बी आपस में पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग आपको बीपीटी थ्योरम यहाँ लगा के दिखानी है कि कौन सी साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में हो। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है बीपीटी थ्योरम। एट में से 5 का करेक्ट है। मैम वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। देखो कितने स्टूडेंट्स का सही? 7 स्टूडेंट्स का। आप देख रहे हो 7 का सही है, 6 का गलत है। मीन्स काफी बच्चों को बीपीटी नहीं समझ में आई। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। ट्वेंटी टू में से सिर्फ 8 बच्चों का सही है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुत ही बेकार बेटा, सिर्फ 8 बच्चों को समझ में आया। 5 4
3 2 1। ठीक है बेटा, क्या होगा आप लोगों का ये बताओ मुझे। पेपर सर पे है और बीपीटी थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, वो ही नहीं आ रही है, वो भी एक्सप्लेन करने के बाद आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। इससे एलएम और सीबी देखो कहाँ पे है, एलएम ये रहा, सीबी साइड ये रही। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए बेटा पॉइंट्स को। ये आपको ट्राइंगल नजर आ गया एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर ही तो एलएम और सीबी है। अब एल पॉइंट ये रहा, एम पॉइंट ये रहा, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी साइड का रेशियो ले लीजिए ना। ए एल और एल सी सेम लाइन पे, ए एल अपॉन एल सी का रेशियो इक्वल होगा ए एम और एम बी के। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल थी करने में। कोई बात नहीं बेटा, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जिन्होंने गलत किया है, बहुत बच्चों ने गलत किया है। क्या अब क्लियर हुआ कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा ट्राइंगल है, उसके अकॉर्डिंग बीपीटी कैसे लगाते हैं। ट्राइंगल टू ट्राइंगल वेरी करता है। हाँ मुश्किल नहीं है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लगा नहीं पाओगे इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही बीपीटी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।